आइए आपको ले चलें उस दुनिया में जहां मौसम के हैरत में डाल देने वाले चेहरे आपको नजर आएंगे। सिनेमा के पर्दे पर नजर आने वाले नजारों से भी ज्यादा अजब गजब घटनाएं। हम इस बात का पता लगाएंगे कि ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं आखिर होती क्यों। साल 1995 टोर्नेडो सीजन जोरों पर है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक मौसम खराब होने वाला है। टोर्नेडो पर नजर रखने वाले कुछ विशेषज्ञ ओलों की बौछार के बीच फंसे हुए हैं। स्टॉर्म चेजर कर्ट कैप्लन को आज भी वो दिन याद है। लगता है जैसे कल की बात हो। किस्मत अच्छी थी कि सर छुपाने के लिए हमें टिन शेड वाली जगह मिल गई थी। जल्दी 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 पहुंच ही गए और तभी ओलों की भारी बौछार शुरू हो गई। मैंने इतने बड़े ओले कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपके सर पर शेड के ऊपर एक के बाद एक कांच की बोतलें फोड़ रहा हो। ओलों के आकार ने कर्ट को चौंका दिया था। वाह, ओला है या क्रिकेट की बॉल। लेकिन जब कर्ट ने ओलों को हाथ में लिया तो उन्होंने देखा कि उनकी बनावट जमे हुए दिमाग जैसी थी। यकीन नहीं होता। वाह, वो गोल थे, उन पर छोटे छोटे गोले बने हुए थे। मैंने कभी ऐसे ओले नहीं देखे। वो बिल्कुल किसी दिमाग जैसे नजर आ रहे थे। दिमाग जैसी बनावट वाले ये ओले अजीब से थे, लेकिन सेंटर फॉर सिवियर वेदर रिसर्च की कैरन कोसिबा का मानना है कि ये तूफान को समझने का एक अच्छा जरिया है। ओलों की एक अच्छी बात है कि वो तूफान की असलियतों पर से पर्दा उठाते हैं, जैसे उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस रास्ते से आया है। तूफान जितना तेज होता है ओले भी उतने ही बड़े होते हैं। ओलों का आकार बेसबॉल या उससे भी बड़ा हो सकता है। अमेरिका में हर साल ओलों की बौछार से संपत्ति और फसल को करीब $100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचता है। ओले का आकार और बनावट इस बात पर निर्भर करता है कि तूफानी बादलों के अंदर बर्फ के कणों और स्फीयर्स की कितनी मात्रा मौजूद है। ये कण बादलों में ऊपर की तरफ उठती हवा में गोल गोल घूमते हैं। दिमाग की बनावट वाले ओले शायद बादलों के उस हिस्से में से निकलकर आते हैं जहां बर्फ के स्फीयर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, और ये स्फीयर्स ओले की सतह से चिपक जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। फिर वो जमीन पर आ गिरते हैं। टर्कू, फिनलैंड, अप्रैल 2001। एक भुतहा जहाज समुद्र में भटक रहा है और मोंटाना के हाईवुड पहाड़ बढ़ते घटते नजर आते हैं। उल्टे टापुओं से लेकर रेगिस्तान में मौजूद महासागरों और हवा में उड़ते समुद्री जहाजों तक। क्या ये सब वहम है या कोई पैरेलल यूनिवर्स? नहीं, इसकी वजह है खास मौसम जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा मोड़ देता है। इसे हम मृग तृष्णा यानी कि मिराज कहते हैं। गर्मियों की किसी दोपहर में सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको भी यह तजुर्बा जरूर हुआ होगा। सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर बेयर्सडॉर्फ प्रकाश की इस अजीबोगरीब कारस्तानी पर शोध कर रहे हैं। मिराजेस हमें गर्मियों की दोपहर में तब नजर आते हैं जब सूरज की गर्मी से तप रही सपाट जमीनी सतह के संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा में रोशनी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। आमतौर पर रोशनी एक सीधी लाइन में आपकी आंखों तक आती है, इसलिए जब आप कार जैसी किसी चीज को देख रहे होते हैं तो रोशनी सीधे आपकी तरफ आती है। लेकिन अगर जमीन के करीब गर्म हवा की परत मौजूद हो तो थोड़ी रोशनी इस परत से होती हुई मुड़कर थोड़ा जल्दी आपकी आंखों की तरफ पहुंच जाती है। हमारा दिमाग इसे सड़क पर नजर आ रही कार की परछाई के तौर पर देखता है। मिराजेस अक्सर प्यासे मुसाफिरों को धोखे में डाल देते हैं। आखिर ये झिलमिलाते पानी जैसे क्यों नजर आते हैं? प्रकाश की किरणें शांत सतह से नहीं बल्कि ऊपर उठती गर्म हवा की अशांत और उतार चढ़ाव भरी परत से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से मिराज टेढ़ा मेढ़ा और तोड़ा मरोड़ा सा नजर आता है। रोशनी का ऐसा ही खेल आइसबर्ग्स को पल भर में बढ़ते और भुतहा जहाज को समुद्र में तैरते दिखाता है। लेकिन इन मामलों में मिराज सतह के करीब मौजूद ठंडी हवा की एक परत की वजह से बनता है। ऐसा होने की संभावना समुद्र में सबसे ज्यादा है जब ठंडी हवा पानी की सतह के नजदीक होती है। रोशनी हवा के ऊपर से आग बनाती हुई आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हवा में उठा हुआ एक और जहाज नजर आता है जो अक्सर शीशे में दिख रही परछाई जैसा उल्टा होता है। इस चौंका देने वाले फिनोमेना को फाटा मोर्गाना कहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह के मिराज में आपको वो चीजें भी नजर आती हैं जो क्षितिज से भी आगे की होती हैं।
इसे हम इस हरे मार्कर की मदद से दिखाएंगे। मान लीजिए ये हमारी बोट है और ये बॉक्स हमारा बनावटी क्षितिज। अब हमें ये बोट नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये क्षितिज के पीछे है। और जब मौसम के हालात सही हों, खासतौर से जब समुद्र की सतह पर ठंडी हवा की परत फैली हुई हो जिसका घनत्व ज्यादा होता है, तो ये ठंडी हवा एक लेंस की तरह से काम करती है और नंगी आंखों से नजर न आने वाली चीज को हमारी आंखों तक पहुंचा देती है। तो पानी की ये बोतल ठंडी हवा की तरह काम करेगी। अपने आसपास की हवा के मुकाबले इसका घनत्व ज्यादा है। जब हम इसे यहाँ रखेंगे तो हमें इसमें मार्कर यानी बोट की इमेज नजर आएगी। इमेज को मोड़ने का काम ठंडी हवा करती है। और अगर समुद्री सतह के करीब ठंडी हवा ना हो तो क्षितिज के पीछे छुपा हुआ ऑब्जेक्ट हमें कभी नजर नहीं आएगा। तैरते हुए रहस्यमय शहरों से लेकर भुतहा जहाज और बढ़ते घटते पहाड़ों तक नजर के ये अजीब लेकिन बेमिसाल धोखे पैरेलल यूनिवर्स या कोई जादू का खेल नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप जो देखते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी इलाका, नवंबर 2011। एक ऐसी आग जो कड़कड़ाती हुई बिजली पैदा करती है और मौसम तक को अपने काबू में कर लेती है। झाड़ियों में लगी ये कोई आम आग नहीं, बल्कि आग की आंधी यानी कि फायर स्टॉर्म है। फायर स्टॉर्म की खासियत ये है कि अगर ये फैलने लगे तो इसे रोकना मुश्किल है। किसी बेकाबू शैतान की तरह ये आसपास के मौसम को अपने काबू में कर लेता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है, जिससे आग और भी ज्यादा विकराल और जानलेवा होती चली जाती है। लेकिन फायर स्टॉर्म मौसम को आखिर बदलते कैसे हैं? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के आग विशेषज्ञ प्रोफेसर केविन टॉलहर्स्ट इसके बारे में हमें बताते हैं। इन फायर स्टॉर्म्स की वजह से पैदा हुई ऊर्जा कई सारे एटम बमों के बराबर होती है और मौसम तक को बदल देने की इसकी खासियत इस आग की जबरदस्त ताकत का सबूत है। जलते हुए पत्तों और घास से गर्म हो रही हवा में मौजूद नमी से आकाश में तूफानी बादल बनता है, जिसे पायरोक्यूमुलस कहते हैं। आम आंधी तूफान की तरह ही इसमें भी हवाओं के अचानक नीचे जाने वाले तेज घातक झोंके पैदा होते हैं। नीचे की तरफ आते हुए हवा के ये झोंके जमीन पर हवा को 100-125 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आग बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती है। नीचे आने वाले ऐसे झोंके कई लोगों की जान ले चुके हैं। और सिर्फ तेज हवाएं ही नहीं, फायर स्टॉर्म के पास एक और खतरनाक हथियार है, बिजली। टेक्सास के जंगलों में लगी इस आग में फायर स्टॉर्म से बिजली पैदा होती नजर आती है। इससे जमीन पर कई जगह लगी आग भड़क उठती है। ऐसा माना जाता है कि फायर स्टॉर्म के बादल भी आम आंधी तूफान की तरह ही बिजली पैदा करते हैं। ऊपर उठने वाली अशांत हवाओं में जब धूल और राख के कण आपस में रगड़ खाते हैं तो उनमें जो बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर बिजली की तरह कड़कने लगता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फायर स्टॉर्म में आग ने कई नई जगहों को अपनी चपेट में ले लिया था। बिजली कड़कने से जंगल के कई ऐसे हिस्सों ने आग पकड़ ली थी। चार्ज पैदा होता क्योंकि बिजली ने माचिस का काम किया था। करीब 2500 वर्ग किलोमीटर यानी मैनहट्टन शहर से 70 गुना बड़ा इलाका आग की चपेट में आकर तबाह हो गया था, जिसमें 173 जानें गई थीं। कुदरत के इस कहर को ब्लैक सैटरडे का नाम दिया गया और ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे दुखद और घातक कुदरती आपदा साबित हुई। मौसम को काबू कर लेने वाली ये आग कुदरत की सबसे खतरनाक ताकत बन जाती है। विनबेरी की खाड़ी, ओरेगॉन, 11 दिसंबर 2009। क्या शानदार चीज है। बर्फ का ये चक्का तो कमाल का है। कुदरत के दुर्लभ करिश्मे का ये सिर्फ एक उदाहरण है। बर्फ के चक्के। क्या बात है। जब मौसम अनुकूल होता है तो पानी में गोल गोल घूमने वाले ये बर्फ के चक्के कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक की नदियों में पाए जाते हैं। बर्फ के ये चक्के पानी और गोल गोल घूमने वाले भंवरों में बनते हैं। जब तेजी से बहता हुआ नदी का पानी वहां पहुंचता है जहां पानी का बहाव धीमा होता है, तब उन दो धाराओं के टकराने से भंवर बनते हैं।
जूलियन स्ट्रूवर्स पिछले 20 सालों से बर्फ और बर्फबारी पर शोध कर रही हैं। भंवर में बनने वाला बर्फ का चक्का तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो किनारे पर जमी हुई बर्फ से नहीं मिल जाता। अगर आप कुछ देर के लिए इस पत्थर को भंवर के किनारे पर मौजूद बर्फ मान लें, तो जब ये चक्का घूमेगा, किनारे पर मौजूद बर्फ एक लेथ मशीन की तरह इसे बिल्कुल सही शक्ल देने में मदद करेगी और इस तरह से बर्फ का चक्का बनता है। मौसम एकदम संतुलित होना चाहिए, इतना ठंडा कि बर्फ जम सके, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं कि पूरी नदी ही जम जाए, और इतनी बारिश भी होनी चाहिए जो नदी में बह रहे पानी को सही रफ्तार दे सके। अगर रफ्तार ज्यादा धीमी हुई तो भंवर नहीं बनेगा, ज्यादा तेज हुई तो बर्फ का चक्का ही टूट जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुदरत इतने शानदार चक्के बनाती है। बर्मिंघम, अलाबामा, 16 दिसंबर 2011। ओह गॉड, इस वीडियो को वेदर चैनल में भेजकर पूछा जाए कि ये क्या है। अजीब सी इन बनावटों को सुनामी क्लाउड्स का नाम दिया गया है। ये बादल बेहद दुर्लभ हैं और बहुत कम नजर आते हैं। एक खास अनुपात में नमी और हवा का बिल्कुल सही रुख ही वो वजह है जो इन बादलों को इतना दुर्लभ बनाती है। इनके समुद्री लहरों जैसा दिखने के पीछे भी एक वजह है। ये बादल लहरों जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो लहरों जैसे ही बनते हैं। होता ये है कि ऊपर उठने पर हवा आगे की तरफ धकेली जाती है, जिससे लहरों की ही तरह क्रेस्ट बनने लगती हैं। बादल का ऊपरी हिस्सा उसके निचले हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और फिर आगे झुक जाता है। एक किस्म से ये आसमान में बिखरती हुई विशाल लहरें हैं। सुनामी क्लाउड्स आकार में समुद्री लहरों से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। एक आम समुद्री लहर की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीटर तक होती है, लेकिन सुनामी क्लाउड्स के नाम से पहचाने जाने वाले इन बादलों की खड़ी ऊंचाई हजारों मीटर तक हो सकती है। और पछाड़े खाती समुद्री लहर की तरह ये बादल भी अशांति की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप इनके आसपास से उड़ान भरने वाले हों तो उस उड़ान को छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेक मैराकाइबो, वेनेजुएला, 19 सितंबर 2009। सैलानी एक ऐसी अजीबोगरीब बिजली को अपने कैमरे में कैद करते हैं जो घंटों तक कड़कती रहती है, लेकिन वो इतनी तेज और इतनी जल्दी जल्दी कड़कती है कि लगता है जैसे दिन का उजाला हो। ये बिजली एक ही जगह पर घड़ी के क्लॉकवर्क की तरह बार बार और कई कई रातों तक कड़कती है। ये लगातार बिजली पैदा करने वाली आंधी है। दिन में भले ही ये जगह मछुआरों की एक आम बस्ती नजर आए, लेकिन अंधेरा होने के करीब घंटे भर बाद ही यहाँ बिजली कड़कने लगती है। ये एक जबरदस्त तूफान है जो 1 मिनट में 30 बिजलियां पैदा करता है, जो कभी कभी 60 का आंकड़ा भी पार कर जाती है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो एक रात में 10 घंटों तक और साल भर में हर दूसरी रात खुद को दोहराती है। लगता है कयामत आ गई है। स्टॉर्म चेजर जॉर्ज कोरोनस इस जगह पर खींचे चले आए हैं क्योंकि ये दुनिया की ऐसी इकलौती आंधी है जिसका पीछा करने की जरूरत नहीं होती। इस जगह की खास बात यह है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ हर रोज रात भर हर कुछ सेकंड में लगातार बिजली कड़कती रहती है। लगातार कड़कने वाली इस बिजली का रहस्य पहाड़ों से घिरी एक झील के ठीक ऊपर मौजूद इसके गिरने की जगह में छुपा है। इस झील के ऊपर चारों तरफ से आकर हवाएं मिलती हैं, जिससे यहाँ आंधी तूफान पैदा होता है। पहाड़ों से ठंडी हवाएं आती हैं तो झील के किनारों से नमी वाली गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और चूंकि ऐसा लगातार होता रहता है इसलिए आंधी तूफान और बिजली का कड़कना भी लगातार जारी रहता है। और चूंकि इस इलाके में नमी बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसे मौसम में बिजली का बनना और कड़कना लगातार होता रहता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक रात में ये बिजली करीब 20,000 बार तक कड़क सकती है, जो बिजली के कड़कने के लिए मशहूर अमेरिका के फ्लोरिडा में पूरे हफ्ते में कड़कने वाली बिजली के बराबर है। लेकिन 2010 की शुरुआत में
वेनेजुएला में बिजली का कड़कना अचानक बंद हो गया। इसकी वजह थी यहाँ पर पहली बार पड़ने वाला सूखा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब बरसात शुरू हुई तो बिजली फिर से कड़कने लगी और तब से ये प्रक्रिया लगातार जारी है। उसके बाद से यहाँ का मौसम इसी तरह अजीब और बेमिसाल बना हुआ है। आप आंधी के थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो आसमान पर नजर रखें, क्योंकि आप कभी भी गवाह बन सकते हैं।